अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 11th फिज़िक्स के मैथमेटिकल टूल्स का वो पार्ट उठाने जा रहे हैं जिसकी बेस पे पूरी 11th और 12th की फिज़िक्स डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ का नाम है डिफरेंशिएशन। आज हम जो उठाएंगे दैट इज़ डिफरेंशिएशन। नाउ अब अगर हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो हमें सबसे पहले जो चीज़ पता होना चाहिए वो पता ये होना चाहिए कि व्हाट वी कॉल एज फंक्शन। फंक्शन जो होती है फंक्शन क्या चीज़ होती है। अब ये फंक्शन जो है ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पहले समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक लड़का है, ये एक लड़का है और दो लड़कियां हैं। ये है लड़की नंबर 1 और ये जो है ये है लड़की नंबर 2। लेट्स सपोज बॉय का नाम है बी और गर्ल का नाम है गर्ल 1 एंड इस गर्ल का नाम है गर्ल नंबर 2। नाउ यहाँ पे क्या मसला है, मसला ये है कि ये जो बॉय है ये क्लेम कर रहा है कि ये दोनों लड़कियां जो हैं गर्ल नंबर 1 एंड गर्ल नंबर 2 ये दोनों इसकी सिस्टर्स हैं। ये दोनों जो है ये इसकी सिस्टर्स हैं। अगर ये दोनों इसकी सिस्टर्स हैं तो बॉय के क्लेम के हिसाब से मैं मानूंगा बॉय जो है ये इसकी अटैचमेंट है G1 के साथ भी और इसका एक लिंक है जो कि है G2 के साथ भी, क्योंकि एज पर द बॉय गर्ल 1 भी इसकी सिस्टर है, गर्ल 1 जो है वो इसकी सिस्टर है और गर्ल नंबर 2 जो है वो भी इसकी सिस्टर है। लेकिन लेटर ऑन जब हम देख रहे हैं कि जो B1 है और जो गर्ल नंबर 1 है इनके जो पेरेंट्स हैं वो सेम है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो सेम है और B1 और गर्ल नंबर 2 जो है इनके जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो बॉय के हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्ल 1 जो है वो इसकी बस बहन है, लेकिन अगर और बॉय 1 के लिए जो गर्ल 2 है वो भी इसकी सिस्टर है। लेकिन अगर हम एज पर द रिलेशन ऑफ पेरेंट्स देखें तो पहली जो रिलेशन है रिलेशन नंबर 1 जिसको मैं R1 नाम देता हूँ, ये एक ऐसी रिलेशन है जो डिफाइंड रिलेशन है, जो वेल डिफाइंड रिलेशन है। लेकिन जो हमारे पास R2 है ये एक वेल डिफाइंड रिलेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रिलेशन है जो पूरे यूनिवर्स के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये जो पहली रिलेशन है जिसमें इनके पेरेंट सेम है तो ये एक ऐसी रिलेशन हुई जो वेल डिफाइंड हुई और इसी को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में या यहाँ फिजिक्स के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस वेल डिफाइंड रिलेशन का नाम क्या होता है, इस वेल डिफाइंड रिलेशन को ही हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। वेल डिफाइंड रिलेशन जो होती है, वेल डिफाइंड रिलेशन, इसी वेल डिफाइंड रिलेशन को हम नाम देते हैं फंक्शन। नाउ इस फंक्शन में होता क्या, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि हो सकता है कि इन इस बॉय और इन दोनों गर्ल्स के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये अलग अलग हो गए। तो अगर ये अलग अलग हो गए और किसी ने ये जो गर्ल 1 है और गर्ल 2 है इनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, तो गर्ल 1 जो है उसके हिसाब से इम्पैक्ट डायरेक्ट बॉय पे आ जाएगा क्योंकि ये इसका अपना भाई है। अगर ये इसका अपना भाई है तो इट मीन्स दैट कि इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इट मीन्स दैट अगर गर्ल के साथ कोई भी चेंज आ रही है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है बॉय पे, इट मीन्स दैट बॉय में भी वो चेंज देखने को हमें मिलेगी। तो इट मीन्स दैट एनी चेंज इन गर्ल वन विल क्रिएट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एनी चेंज इन गर्ल वन क्रिएट्स क्रिएट्स चेंज चेंज इन बॉय। तो इट मीन्स दैट कि जितना चेंज जी में आ जाएगा उसी हिसाब से चेंज बॉय में आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि बॉय का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है गर्ल नंबर 1 पे। तो बेसिकली तो अगर मैं मुझे अब फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो मैं फंक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा कि फंक्शन जो होती है ये एक वेल डिफाइंड रिलेशन होती है दो वेरिएबल्स के बीच में। ये एक वेल डिफाइंड रिलेशन होती है, वेल डिफाइंड रिलेशन होती है इन बिटवीन टू इन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसमें एक वेरिएबल का इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें दूसरे वेरिएबल पे दिखाई देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे बोलूंगा हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5,
जितना मैं x का वैल्यू चेंज करता जाऊँगा उतना y में भी वैल्यू चेंज होता रहेगा। लेट्स सपोज़ अगर मैंने x का वैल्यू 1 कर दिया तो y जो है y का वैल्यू सीधे 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने x का वैल्यू चेंज कर दिया, लेट्स सपोज़ मैंने x का 1 की जगह 0 कर दिया तो y जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट y का वैल्यू जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन द वैल्यू ऑफ x, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ y जो है y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ y जो है इट इज द फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि y जो है ये फंक्शन है x का। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है एक फंक्शन की। तो अगर मैं फिर से बोलूं व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन एक दो वेरिएबल्स के बीच में एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें अगर हम एक को चेंज करें तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नाउ इसमें अब ये जो दो वेरिएबल है, एक का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और एक का वैल्यू वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल की बेस पे चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे x का वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, तो जिस वेरिएबल का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छे से बना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो इसकी वजह से जब हम इसमें वैल्यू चेंज करें तो इसकी वजह से जिस दूसरी चीज में वैल्यू चेंज हो जाता है, दूसरे वेरिएबल में वैल्यू चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हम चेंज करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू उस वेरिएबल पे डिपेंड करता है जिसको हमने चेंज किया। लेट्स सपोज हमारी फंक्शन जो मैंने दी यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन y जो है चूंकि उसका वैल्यू x के साथ चेंज हो रहा है तो इट मीन्स दैट y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरे पास अगर ओरिजिनल फंक्शन जो थी वो थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट सपोज मैंने x में थोड़ी सी चेंज लाई। अगर मैंने x को एफ एक्स को कर दिया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और इसमें मैंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे दिया, लेट सपोज डेल्टा एक्स, एक छोटी सी चेंज दी जिस चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। मैंने अगर एक्स में डेल्टा एक्स की चेंज लाई तो इट मीन्स दैट अगर एक्स में चेंज आ रही है तो वाई में भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगी। तो हमारा वाई जो रहेगा वो वाई नहीं रहेगा बल्कि वो बनेगा वाई प्लस डेल्टा वाई। नाउ लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और अगर ये मेरी बनती है इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास बचेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट हमारा ये जो y है ये y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल्टा y जो है वो बचेगा f of x plus delta x minus f of x। नब यहाँ पे देखो डेल्टा y इज y चेंज इन y। यहाँ पे जो डेल्टा y है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा y कितना चेंज हुआ। लेकिन y तब चेंज होगा जब हम x को चेंज करेंगे। तो इट मीन्स दैट हम y की चेंज निकाल सकते हैं, लेकिन y की चेंज हमें निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा बोथ साइड, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये बराबर फिर होगी हमारी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये जो हमारा यहाँ पे बच जाता है ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हमें देता है, ये जो हमारे पास आ गया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये इस दीवान क्या देता है, ये हमें देता है चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू, हमें देता है चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू
change in x with respect to change in x। एम को मतलब अनको इसको हम फिर बोलेंगे ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है ये हमें देता है फिर रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। और अगर मैं इसमें ये जो x है इसमें मैं एक इसकी चेंज जो है इसको मैं टेंड टू जीरो करूं, एग्जैक्ट जीरो नहीं लेकिन x की चेंज मैं बहुत छोटी करूं तो उसको मैं नाम दूंगा, अगर मैं इसमें करूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डेल्टा एक्स जो है इट इज नियरली इक्वल टू जीरो। लेकिन जब हम नियरली इक्वल टू जीरो की बात करते हैं इसका मतलब ये कभी नहीं है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्मॉल इतनी ज्यादा छोटी है, सॉरी चेंज इतनी ज्यादा स्मॉल है, चेंज जो है वो इतनी ज्यादा स्मॉल है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम पे ये जो हमारा रेट था, रेट ऑफ चेंज जो हमारी थी जिसको हमने लिखा था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, जब मैं इसको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो करता हूं ये जो हमारा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, लिखने के तरीके में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनता है डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। और ये जो होता है ये डी वाई बाई डी एक्स यही हमें देता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं बोलूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन बेसिकली एक फंक्शन में चेंज निकालते हैं जब चेंज बहुत ज्यादा स्मॉल हो, जब हमारा y जो है उसमें बहुत कम चेंज आती है हमारे x के बहुत कम चेंज करने की वजह से, वहां पे जो हमें चेंज निकालनी होती है वो पूरी पूरी की पूरी फंक्शन को कभी चेंज कर देता है। इस छोटी सी चेंज निकालने के लिए हमें जिस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है उस ऑपरेटर को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और हमें जो ये फिनोमिना बनता है जिसके जरिए हम छोटी सी चेंज निकालते हैं, अगर मैं x में थोड़ी सी चेंज करूं उसकी वजह से y में थोड़ी सी जो चेंज आई थी, इस पूरे चेंज को निकालने के लिए इससे हमारी फंक्शन पे क्या असर पड़ने वाला है उस पूरी चेंज को निकालने के लिए हम एक फिनोमिना का यूज करते हैं जिस फिनोमिना का यूज है डिफरेंशिएशन। और जिस ऑपरेटर की मदद से हम निकालते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने जो ऑपरेटर यूज कर दिया वो कर दिया यूज d डिवाइडेड बाई डी एक्स। नाउ ये जो बनता है इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ये जो नीचे हमें वेरिएबल दिखाई देता है यहाँ पे जो कि हमारा वेरिएबल है यहाँ पे x, इस x को हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहाँ से हमें जन्म होता है एक फिनोमिना मैथमेटिक्स का जिसको नाम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। नाउ ये डिफरेंशिएशन हमारे में एबिनिशो मेथड के जरिए सॉल्व करनी पड़ती थी लेकिन इस साल हटाई गई। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन को याद रखना पड़ेगा। अगर हमें वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो हम डिफरेंशिएशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्या है, उन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहला चीज, अगर मेरे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, अगर मेरे पास एक फंक्शन होगी y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। हम्म, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन होगी y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, अगर मुझे इसमें निकालना होगा इसका डिफरेंशिएशन तो मैं लिखूंगा dy डिवाइडेड बाई dx। तो इट मीन्स दैट मैं y की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। गोयतना से अगर बस स्मॉल चेंज इन एक्शन y में भी चेंज आ जाएगा, जब y में चेंज आ जाएगा तो ये साइन x जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा cos ऑफ x में। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x है वो किसके बराबर है, cos x। इसी तरह अगर मेरे पास यहीं से फंक्शन होगी y जो है वो बराबर है cos x, तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं dy डिवाइडेड बाई dx वो बराबर होता है माइनस साइन ऑफ x। सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू tan ऑफ x, अगर हमारे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू tan ऑफ x, तो tan ऑफ x की जो डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालनी है dy डिवाइडेड बाई dx तो वो बराबर होती है sec
स्क्वायर एक्स, वो बराबर होती है सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली, और अगर मुझे इसके बाद निकाल फंक्शन होगी y इज इक्वल टू कॉट एक्स, अगर मेरे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू कॉट एक्स, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन निकालूंगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, वो फिर बराबर होगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और सिमिलरली, अगर मैं आगे बढ़ूं और मेरे पास एक फंक्शन होगी y इज इक्वल टू, अब यहीं से अगर मेरे पास दिया गया होगा y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो इसकी जब मैं निकालूंगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, वो बराबर होगा सेक एक्स टेन एक्स, वो बराबर होता है सेक एक्स टेन एक्स। और इसके बाद अगर मेरे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, अगर मेरे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तो जब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी पड़ेगी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, वो बराबर होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला थे कि अगर हमें चेंज लानी है इन एंगल्स, या हमें एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चेंज लानी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंशिएशन की वजह से क्या बनते हैं, तो उसमें साइन एक्स कॉस एक्स बनता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बनता है, टेन एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स बनता है, और कॉट एक्स जो है वो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बनता है। सेक एक्स जो बनता है वो बनता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक जो बनता है वो बनता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इट मीन्स इसके बाद हमारे और कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिनको हमें लिखने की जरूरत है। अगर हमारे पास फंक्शन जो थी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, वेयर n जो होगा n इज एन इंटीजर, n जो है इट बिलोंग्स टू i, इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ i मीन्स इंटीजर्स। अगर हमारे पास x रेज टू पावर n की फॉर्म में कोई भी चीज था जहाँ पे n जो था ये इंटीजर था, तो हमारे पास जब हम इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे दैट इज डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, वो बराबर होता है n एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, वो बराबर होता है n एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। सिमिलरली, अगर हमारे पास फंक्शन जो थी वेयर y जो बराबर थी y वाज इक्वल टू e टू द पावर x, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास जब dy बाई dx होगा, ये वापस आता है हमारा यही फंक्शन। इट मीन्स दैट कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अंडर डिफरेंशिएशन कभी भी चेंज नहीं होती है, तो इट मीन्स दैट इसका आंसर जो है वो भी हमारा वापस आएगा e टू द पावर x ही, इसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। सिमिलरली, अगर हमारे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू log ऑफ x, अगर हमारे पास फंक्शन जो होगी वो होगी y इज इक्वल टू log ऑफ x, तो हमारा जब जो dy डिवाइडेड बाई dx होगा, इसकी डिफरेंशिएशन dy डिवाइडेड बाई dx वो बराबर होती है 1/x। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे। बिफोर कि हम प्रोसीड करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे कि ये सारी फंक्शंस थी। नाउ डिफरेंशिएशन जो है बेटा, ये हमें चेंज निकाल के देती है, डिफरेंशिएशन जो है ये हमें चेंज निकाल के देती है। लेकिन अगर हमने डिफरेंशिएशन में एक कांस्टेंट फंक्शन को इंसर्ट कर दिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले ली y इज इक्वल टू सी, वेर ये c जो है ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट फंक्शन इंसर्ट हो गई, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है ये हमें बेटा चेंज निकाल के देता है। अगर ये हमें चेंज निकाल के देता है, तो इसका मतलब कांस्टेंट में कोई चेंज आने वाली है नहीं, दैट इज व्हाई कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, वो हमेशा जीरो के बराबर होती है। कांस्टेंट की कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है, ये हमें याद रखना है। अगर हमें कहीं पे भी आए what is the differentiation of constant term, then the differentiation of constant term is always equal to zero, ये हमें याद रखना है। नाउ बिफोर कि हम प्रोसीड करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हमें कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत है। लेट्स सपोज, पहला अगर मैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करूं, उस पे कुछ क्वेश्चन करूं, उसके बाद हम आगे एक एक रूल करेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ताकि हमें ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, डिफरेंशिएशन के बिना और इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स को सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनता है। दैट इज वाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। तो चलो बात करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की, बात करते हैं रूल्स ऑफ
डिफरेंशिएशन की। पहला रूल हमें क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है कि अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, जो मैंने अभी बोला, d डिवाइडेड बाय dx ऑफ कांस्टेंट, जब भी हम डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जो हमारा रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड हमें बोलता है कि जो डिफरेंशिएशन में अगर हमारे पास कोफिशिएंट हो, जो हमारे पास वेरिएबल हो उसके साथ कोई कोफिशिएंट हो, वो कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन से जंप आउट करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से दोगे, ये 2 जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर बेटा ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट जो है ये डिफरेंशिएशन से आउट आता है, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती है एट द फर्स्ट एंड। लेटर ऑन ये डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस अपनी फंक्शन से जुड़ जाता है। लेकिन अभी रूल्स में अगर मैं बात करूं, पहला रूल हमें यही बोलता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन में अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी कोफिशिएंट साथ था, तो कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को पहले बाहर रखना पड़ेगा, फिर अंदर हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x स्क्वायर। ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे कोई ये नहीं करना कि नीचे x है ऊपर x स्क्वायर है, एक x और एक x कटेंगे, नहीं बेटा। ये जो d बाई dx है, ये यहाँ पे एक ही टर्म है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका ऊपर वाले फंक्शन के साथ कभी भी गलती के साथ भी कैंसल आउट नहीं करना है, क्योंकि ये डी बाई डी एक्स एक ही टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशियल ऑपरेटर को, और ये ऑप्ट करेगी या ऑपरेट करेगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर को और इसको डिफरेंशिएशन कर देगी। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है। नाउ अगर हमारे पास ये दो रूल्स है, तो फिलहाल हम दो रूल से सिंपल क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और रूल बिफोर के हम बेसिक लेवल डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे पहले हम एक और रूल को डिस्कस करेंगे, रूल नंबर थर्ड को। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि अगर हमें टर्म्स कनेक्टेड थी बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हमारी फंक्शन जो थी उसमें जितनी भी टर्म्स थी वो कनेक्टेड थी दो वर्ड से या दो ऑपरेटर से, या तो वो कनेक्टेड थी एडिशन से या तो वो कनेक्टेड थी सब्ट्रैक्शन थे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन स्प्लिट होती है, हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर मिल जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² माइनस 8। तो यहाँ पे एक साथ जब मैं पहले इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, दैट इज डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालूंगा, तो y की जगह मैं उसका अपना वैल्यू रखूंगा, दैट इज d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस 2x² माइनस 8। अब अगर आप यहाँ पे फंक्शन पे ध्यान दोगे, तो हमारी फंक्शन में तीन टर्म्स है, एक है 3x³, दूसरी है 2x², तीसरी है -8, और ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है आइदर बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन जो है ये इसको एक साथ नहीं बल्कि हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 3x³ या इसको हमें अलग से डिफरेंशिएशन देना है, प्लस 2x² को अलग से देना है, दैट इज d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस 8 को अलग से देना है, दैट इज माइनस d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 8। अगर हमें ये तीन रूल्स याद आ गए और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद आ गए, तो हम बेसिक डिफरेंशिएशन को इस लेक्चर में करने के लिए तैयार हैं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट्स क्वेश्चंस। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? मेरे पास है y इज इक्वल टू 8x³
आपको फंक्शन दिया गया है क्वेश्चंस में y इज इक्वल टू 8x³ और आपको इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। आपको बोला जाएगा डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 8x³। आपको क्या दिया जाएगा, लेट्स सपोज उसी तरह लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वहां से दिया गया जाएगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 8x⁴। आपको एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 8x⁴। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब मसला है सर डिफरेंशिएशन करें कैसे, तो हमें निकाला जाता है, जब हमें डिफरेंशिएशन निकाला जाएगी, हमें जो वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन है और फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैच होना चाहिए। तो आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे दिया जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बेसिक लेवल में अभी हमें ये नहीं पता है कि अगर फंक्शन का वेरिएबल अलग था और डिफरेंशिएशन का वेरिएबल अलग था तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आगे के रूल्स में हम देखेंगे। लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो हम सबसे पहले y की जगह अपना वैल्यू लगाएंगे, दैट इज d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ y की जगह हमारे पास है 8x⁴। अब जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी फंक्शन स्प्लिट अप होगी, क्या यहाँ पे कहीं पे एडिशन है, क्या यहाँ पे कहीं पे सब्ट्रैक्शन है। लेकिन हमारी फंक्शन में ना तो एडिशन कहीं पे है ना तो सब्ट्रैक्शन कहीं पे है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। दूसरा चीज क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है सर, वेरिएबल इसमें x है तो कांस्टेंट भी नहीं है, इट मींस दैट इसकी डिफरेंशिएशन 0 भी नहीं होगी। तो इसमें हमें थर्ड रूल देखना है, क्या फंक्शन में कहीं पे कोफिशिएंट तो नहीं है। हाँ सर, यहाँ पे कोफिशिएंट है, कौन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 8 है। तो सबसे पहले ये 8 जो है, ये 8 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये 8 क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन बनेगी 8 बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास बचेगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x टू द पावर 4। यहाँ पे बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4। नाउ अगर यहाँ पे x टू द पावर 4 बच गया, नाउ ये हमारी फॉर्म है, अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन जो है, ये हमारी फंक्शन रिजम्बल कर रही है किस चीज के साथ, हमारे पास जो फंक्शन थी x टू द पावर n। यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो यहाँ पे n जो है वो इक्वल टू है 4, क्योंकि मैंने वहां पे बोला था कि n जो है n मस्ट बी एन इंटीजर। तो इट मीन्स दैट x टू द पावर n की फॉर्म में है, और हमें पता है जब भी हमारे पास x टू द पावर n की फॉर्म में कोई चीज होता है तो उसकी डिफरेंशिएशन जो बेटा बनती है वो बनती है nx रेज टू पावर n-1। तो 8 तो हमारे पास बाहर ऑलरेडी है, हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन बनेगी, ये डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी 4x टू द पावर 4-1। ये हमारी बन गई डिफरेंशिएशन। नाउ अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यह जगह 8 4s आर दैट इज 32, और साथ में बन जाएगा x रेज पावर 4-1 दैट इज x³। तो इट मीन्स दैट हमारी डिफरेंशिएशन d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ y की जगह 8x टू द पावर 4 जो है वो हमारी इक्वल टू निकली, किसके इक्वल टू निकली, वो हमारी निकली 32x³। वो हमारी निकली 32x³। ऐसे हम सिंपलेस्ट फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं करूंगा जिसमें मैं अब तीनों रूल को इंसर्ट करने वाला हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, दूसरा सवाल y इज इक्वल टू, हम अपनी ही ऊपर वाली फंक्शन लेंगे जो हमने पहले ली थी, चलो दैट इज 3x³ प्लस 2x² माइनस 8। ये मैंने पहले फंक्शन ली थी, इसी की हम डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं कि सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई कैसे होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर मुझे इसका निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx, तो सबसे पहले हम y की जगह अपना वैल्यू डालेंगे, तो ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई dx ऑफ व्हाट, d डिवाइडेड बाई dx ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x³ प्लस 2x² माइनस आ जाएगा 8। नाउ यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो हमें हर एक को अलग अलग करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाई dx ऑफ 3x³ अलग, प्लस d डिवाइडेड बाई
डी एक्स ऑफ 2x² अलग माइनस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 8 जो है ये अलग आएंगे। इट मीन्स दैट हमारे सारे टर्म्स अलग अलग स्प्लिट हो गए। नाउ अब हमें क्या करना है, वही रूल कि जहां जहां पे कोफिशिएंट है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा, बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 8, 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, एमें मतलब बन गो जो 8 है वो हमारी कौन सी फंक्शन है, 8 हमारी बन गई कांस्टेंट फंक्शन। और हमें पता है डायरेक्टली कांस्टेंट फंक्शन जो होती है उसका वैल्यू क्या होता है, सिंपली 0 होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लस क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो ये स्टेप तो यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता है जहां पे भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू हमेशा जो होता है वो 0 होता है। नाउ अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 3 और डी एक्स क्यूब, ये फिर से है एक्स टू द पावर एन, लेकिन एन की जगह 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1 और प्लस आ जाएगा 2, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स टू द पावर एन, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, x रेज टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, x रेज टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, दैट इज हमारी जो फंक्शन की डिफरेंशिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 9x² प्लस 4x। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हो गए हमारे 3 रूल्स। नाउ अब इससे आगे जो रूल्स हैं वो इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 में देखेंगे। लेक्चर 1 को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।